नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पॉलिटी विषय में हमने पिछली क्लास में संसद टॉपिक पूरा कर लिया था। संसद हमने एक लंबी क्लास ली थी, उसके पश्चात हमारा संसद से जुड़ा हुआ जो भी विषय था वो पूरा हुआ। आज हम पढ़ेंगे भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जिसको उच्चतम न्यायालय, इसका अन्य नाम आप क्या कह सकते हैं? उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कह दीजिए, चाहे उच्चतम न्यायालय कह दीजिए, एक ही बात है। अंग्रेजी में इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उल्लेख किया गया, जिसको हम उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जान सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जाना जा सकता है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ें उससे पहले हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुछ चीजें देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई कुछ बातें। जब हमारे यहाँ पर, अब आपको पता है, शुरुआत में सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। उसके पश्चात धीरे धीरे भारत के ऊपर राजनीतिक और प्रशासनिक पकड़ बनाने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ, जो बंगाल के नवाब थे उनके साथ में युद्ध किया। पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, दोनों में विजय हुई अंग्रेजों की। विजय के पश्चात भारत में कानून निर्माण की एक श्रृंखला शुरू की कि किस प्रकार से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलेगा, प्रशासनिक गतिविधियां किस प्रकार से निर्धारित की जाएंगी। तो इसके लिए एक नियम, एक विधि होना जरूरी था। इस उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने फिर अपने यहाँ पर एक 1773 का रेगुलेटिंग, मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी हुई चीज़ें अभी नहीं आएंगी। किस प्रकार से आज जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है वो आज हमारे सामने है। भारत का सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से वर्तमान जो अस्तित्व है, इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पृष्ठभूमि तैयार होती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब होता है एक रेगुलर तरीके से नियमों का संचालन किया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, आपको पता है। इसके माध्यम से कई बदलाव किए गए। यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव किया गया। क्या क्या बदलाव किए गए? भारत में सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और सुचारू रूप से कानूनों की एक श्रृंखला शुरू हुई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो लॉर्ड नॉर्थ थे उनके कहने पर गुप्त समिति द्वारा इस जो अधिनियम थे, एक्ट के प्रावधान तैयार किए गए थे। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की स्थापना इसी अधिनियम के माध्यम से मानी जाती है। इसके अलावा और बात करें तो कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसके माध्यम से क्या हुआ भाई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय, अपेक्ष न्यायालय कह सकते हैं। किसकी स्थापना हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अपेक्ष न्यायालय भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? अपेक्ष न्यायालय। इसकी स्थापना हुई किस अधिनियम के माध्यम से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और इस अपेक्ष न्यायालय में जो सीजे बने, मुख्य न्यायाधीश बने, वो सर एलिजा इम्पे बने थे। सर एलिजा इम्पे, लेमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स अन्य न्यायाधीश बने थे इसमें। तो ये सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था भाई? 1 जनवरी 1774 को। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो भारत में कानून निर्माण का एक रेगुलेटिंग व्यवस्था, एक रेगुलर व्यवस्था शुरू हुई 1773 के एक्ट के माध्यम से। और इसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर एलिजा इम्पे को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 1 जनवरी 1774 को स्थापना हुई थी।
रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही भारत में बंगाल का पहले भाई गवर्नर हुआ करता था। बंगाल में क्या हुआ करता था? गवर्नर हुआ करता था। तो गवर्नर का पदनाम बदल दिया गया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये जो गवर्नर जनरल बने वो कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स क्या बने भाई? लॉर्ड हेस्टिंग्स भी कहा जा सकता है इनको। लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या बने? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। अब देखिए, सर एलिजा इम्पे और गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स थे, इनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई आरंभ हो गई। वर्चस्व की क्या हो गई भाई? लड़ाई आरंभ हो गई। इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या होने शुरू हो गए? विवाद होने शुरू हो गए। और विवाद के पश्चात ये जो सर्वोच्च न्यायालय, अपेक्ष न्यायालय स्थापित हुआ था, कोई ज़्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाया। उसके बाद में आगे जाकर भारत में आपको पता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, ब्रिटिश सरकार ने क्या पारित किया भाई? भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। वर्तमान भारतीय संविधान के अधिकतर जो प्रावधान हैं भारत शासन अधिनियम से ही ग्रहण किए गए हैं, 2/3 प्रावधान लगभग। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से भारत में 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय ये दिल्ली में स्थापित हुआ, जिसको फेडरल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता है। संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई भाई? दिल्ली में। ये अब देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम से भारत में दिल्ली में संघीय न्यायालय स्थापित हुआ 1937 में। ये जो संघीय न्यायालय स्थापित हुआ, ये भारत में सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। जैसे आज भारत का सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है, वैसे सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। ये एक संघीय न्यायालय था, फेडरल कोर्ट हुआ करता था। इसका मतलब ये था कि अपील का सर्वोच्च केंद्र नहीं, अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। यानी यहाँ पर जो अपील हो सकती थी उसके लिए ये जो न्यायालय था वो सर्वोच्च नहीं था। यह आपको ध्यान में रखना है। जैसे आज होता है वैसे ये सर्वोच्च नहीं था भाई। उस समय जो सर्वोच्च था वो प्रिवी काउंसिल थी। सर्वोच्च कौन था? प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल कह सकते हैं, प्रिवी काउंसिल एक ही बात है। और ये प्रिवी काउंसिल कहाँ थी भाई? लंदन में। कहाँ थी? लंदन। तो अपील के लिए जो सर्वोच्च अपील की जाती थी वो इस संघीय न्यायालय में नहीं होने के बजाय कहाँ की जाती थी भाई? लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। वापस ध्यान रख लें, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में 1 अक्टूबर 1937 की बात है। और मुख्य न्यायाधीश का नाम भी ध्यान रख लें भाई, संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस ग्वेयर। मॉरिस ग्वेयर इसके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। तो 1937 में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट स्थापित हुआ दिल्ली में। ये अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, अपील का सर्वोच्च केंद्र नहीं था। अपील का सर्वोच्च जो केंद्र था, न्यायालय था, लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी। प्रिवी काउंसिल से आपको कुछ बातें और भी ध्यान में आई होंगी भाई। प्रिवी काउंसिल ध्यान में रखें आप, दुनिया भर में सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था अपील का, यानी अंतिम अपील यहीं पर ही की जाती थी, क्योंकि ब्रिटेन का विभिन्न क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित था, साम्राज्य स्थापित था। भारत के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1909 में
दक्षिण अफ्रीका का एक सत्याग्रह था मामला, गोरे और कालों के बीच में। यहाँ की ब्रिटिश सरकार भेदभाव किया करती थी भाई, औपनिवेशिक सरकार। दक्षिण अफ्रीका में गोरे और कालों के मध्य क्या होता था? भेदभाव। तो इसकी लड़ाई लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे भाई, कौन? महात्मा गांधी। वहीं पर रहे, लंबे समय तक सत्याग्रह किया, जेल की सजा भी हुई उनको। और 1909 में प्रिवी काउंसिल में ही दक्षिण अफ्रीका में गोरे और कालों के मध्य जो भेदभाव का जो मामला था, या मुकदमा कह सकते हैं आप इसको, मुकदमा कहें आप, मुकदमा, इस प्रिवी काउंसिल में गांधी जी क्या विजयी हुए भाई, गांधी जी जीत गए। और दुनिया भर में चर्चा हो गई किसकी? गांधी जी की। यानी प्रिवी काउंसिल में ही गांधी जी 1909 में दक्षिण अफ्रीका में गोरों और कालों के मध्य जो भेदभाव हुआ करता था उसका मुकदमा जीतकर आए थे। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई थी। विडंबना देखी, महात्मा गांधी जब अपने जीवन काल का बैरिस्ट्री की पढ़ाई लंदन से ही करके आते हैं और आने के पश्चात राजकोट में ये प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इनको कोई विशेष सफलता नहीं मिलती है। सफलता क्या, असफलता ही मिलती है। ये राजकोट में पति पत्नी का एक तलाक से संबंधित मुकदमा था, पति की तरफ से पैरवी की थी महात्मा गांधी ने, लेकिन उस मुकदमे में गांधी की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। पूरी तरह से डिप्रेशन में थे गांधी जी, कोई काम नहीं मिल रहा था। अंत में फिर जो दादा अब्दुल्ला सेठ थे, उनकी दक्षिण अफ्रीका में कंपनी थी, उसका मुकदमा मिला और उसकी सुनवाई करने दक्षिण अफ्रीका गए। वहीं पर फिर उन्होंने नटाल विधानसभा, नटाल कांग्रेस की स्थापना की और गोरे और कालों की जो लड़ाई थी उसमें भाग लिया, नेतृत्व किया। और वहीं पर फिर मुकदमा जीत कर आए प्रिवी काउंसिल में, तो दुनिया भर में पहचान बन गई। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और भारत आने के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और उसके पश्चात भारत को एक लंबी स्वतंत्रता की लड़ाई के पश्चात आज़ादी दिलाने का श्रेय वो भी किनको मिला? गांधी जी को ही मिला, जिनको आप राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रिवी काउंसिल को ध्यान में रख सकते हैं, कभी आप भूलेंगे नहीं, इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं भी। तो इसके मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुएयर बने थे। उसके पश्चात भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका को अपनाया गया है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्तमान में जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार की है। तो भारत में जो वर्तमान न्यायपालिका है, किस प्रकार की न्यायपालिका को अपनाया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे, भारत में स्वतंत्र, संघीय, स्वतंत्र और संघीय न्यायपालिका है। इसके अलावा एकीकृत, इसके अलावा क्या है भाई? एकीकृत, एकल कह सकते हैं, एकीकृत कह सकते हैं, एक ही बात है। एकीकृत न्यायपालिका है भारत में। अब देखिए, दो बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका है। कौन सा देश? अमेरिका। तो अमेरिका में स्वतंत्र संघीय न्यायपालिका है। ये जो कॉन्सेप्ट है स्वतंत्र संघीय न्यायपालिका का, वो अमेरिका में ही चलता है। अमेरिका में जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट, वो भाई अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग होते हैं। जैसे हमारे भारत में हाई कोर्ट अलग होते हैं, लेकिन वो काम करते हैं किसके नीचे? उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के नीचे ही। लेकिन अमेरिका में इससे पृथक है। अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग है, राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं वो अलग होते हैं। राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं अमेरिका में, वो क्या होते हैं भाई? पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। क्योंकि अमेरिका में राज्य शक्तिशाली हैं, तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट भी अमेरिका में क्या है भाई? शक्तिशाली होते हैं। तो स्वतंत्र संघीय जो विचारधारा है न्यायपालिका की, जो अवधारणा है, ये हमने अमेरिका से ग्रहण की है। एकल एकीकृत जो न्यायपालिका है प्रिवी काउंसिल, ये कहाँ चलती है भाई? इंग्लैंड में। कहाँ चलती है? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड से हमारे 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसको शामिल किया गया था। 1935 के अधिनियम डायरेक्ट तौर पर नहीं ली हमने। इंग्लैंड का जब हमारे यहाँ पर राज हुआ करता था, शासन चलता था भारतवर्ष में अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया। 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो एकल एकीकृत न्यायपालिका की जो अवधारणा है, इसको जगह दी गई इंग्लैंड से। और 1935 के अधिनियम से फिर
हमने अपने भारतीय संविधान में इसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। भारतीय संविधान में क्या किया, फिर इसको ग्रहण किया। तो आप डायरेक्ट रूप से नहीं कहेंगे कि हमने इंग्लैंड से ली है, हमने कहाँ से ग्रहण की है, ये 1935 के अधिनियम से ग्रहण की है। बाकी एकीकृत जो न्यायपालिका है उसकी अवधारणा कॉन्सेप्ट कहाँ चलता है भाई, इंग्लैंड में चलता है। हमने कहाँ से ग्रहण किया है, 1935 के अधिनियम से। तो भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है अगर आपसे पूछा जाए तो स्वतंत्र, संघीय और एकीकृत न्यायपालिका भारत में क्या है, प्रभावी है, चलती है। इसमें भी शब्दों का कुछ फेर आ जाता है भाई। स्वतंत्र, संघीय, एक इसमें का एक शब्द डाल देता है स्वतंत्र, संघीय, प्रभावी, एकीकृत थोड़ी कमजोर, दूसरा ऑप्शन डाल देगा एकीकृत प्रभावी, संघीय कमजोर, न तो एकीकृत और न ही संघीय प्रभावी, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होना चाहिए एकीकृत प्रभावी और स्वतंत्र संघीय न्यायपालिका भारत में क्या है, थोड़ी कमजोर है। सबसे ज़्यादा ये जो ढांचा है भारत में काम करता है भाई। सबसे ऊपर आपको पता है भारत में जो न्यायपालिका का ढांचा है वो किस प्रकार से है, न्यायपालिका का जो ढांचा है वो आप जान सकते हैं इस प्रकार से, त्रिस्तरीय ढांचा आप कह सकते हैं। एक यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय, एक यहाँ पर हाई कोर्ट, विभिन्न राज्यों के अलग हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं भारत में। भारत का सुप्रीम कोर्ट एक ही है भाई, सर्वोच्च न्यायालय, और ये होते हैं जिला व सत्र न्यायालय। इस प्रकार का ढांचा है, एकीकृत ढांचा है। तो इस प्रकार से आप चीजों को जान सकते हैं। ये तो थी भारत की न्यायपालिका की पृष्ठभूमि, किस प्रकार से पुराने समय में हमारे यहाँ पर कुछ चीजें इजाद हुई और फिर स्वतंत्रता के पश्चात जब हमारा भारत का संविधान बना, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, तो भारतीय संविधान के निर्माण के पश्चात किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय बना उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय, ये बातें हम ऊपर भी देख चुके हैं भाई। अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है भाग 5 में। भाग 5 में अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 में बातें कही गई हैं। तो अनुच्छेद 124 के कई पार्ट हैं, वो पार्ट किस प्रकार से हैं भाई। अनुच्छेद 124, इसमें लगभग 6-7 पार्ट हैं। अनुच्छेद 124(1), इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 124(2), अनुच्छेद 124(3), एक बार आप सरसरी तौर पर अगर इन चीज़ों को देख लेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी, आसानी से आर्टिकल भी याद हो जाएंगे और जो इनमें निहित चीज़ें हैं वो भी आपके दिमाग में आसानी से आ जाएंगी। शुरुआत में अगर आप इन चीज़ों को देख लेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई डाउट या अन्य कोई संभावना नहीं बनती है। लगभग 6-7 पार्ट है, मेरे ख्याल से 7 पार्ट हैं भाई। अनुच्छेद 124 से 47 तक भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन के बारे में कहा गया है। एससी भी कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सीधे लिखें तो आप। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसके अलावा कार्यकाल, त्यागपत्र, ये सारी चीजें इसी में है। त्यागपत्र, पद विमुक्ति, एक छोटी सी बात आएगी वो बता दूंगा आगे। बाकी पद विमुक्ति की प्रक्रिया 4 में है और संसद विधि का निर्माण कर सकती है, ये बातें 5 में है। 3 में क्या है भाई, योग्यता, न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में प्रावधान किया गया है। 4 में क्या है, पद विमुक्ति की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को किस प्रकार से पद से हटाया जाता है, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख 124(4) में है। और इसमें कहा गया है पद विमुक्ति प्रक्रिया के लिए संसद विधि का निर्माण कर सकती है।
पद विमुक्ति प्रक्रिया हेतु संसद किसका निर्माण कर सकती है? विधि का निर्माण कर सकती है। संसद द्वारा विधि निर्माण, संसद द्वारा विधि निर्माण, ये बात है अनुच्छेद 124(5) में। अनुच्छेद 124(6) में न्यायाधीशों की शपथ के बारे में कहा गया है, और अनुच्छेद 124 जो 7 है उसमें न्यायाधीशों की सेवा शर्तें हैं, सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। एक बार इन चीज़ों को आप मोटे तौर पर देखेंगे तो आसानी से ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। भाई, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 के लगभग 7 पार्ट हैं, उसमें विभिन्न पार्टों में आपको अलग अलग बातों के बारे में जानकारी मिलेगी। अनुच्छेद 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। 124(2) में न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र, पद विमुक्ति की प्रक्रिया के पद विमुक्ति के बारे में कहा गया है। 3 में योग्यता के बारे में कहा गया है। 4 में पद विमुक्ति की प्रक्रिया के बारे में। 5 में पद विमुक्ति प्रक्रिया के लिए संसद किस प्रकार से कानून का निर्माण करेगी, ये बात कही गई है। शपथ 6 में और 7 में सेवा शर्तें हैं। अब देखिए आगे हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124(1) में ये बात कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124(1) में ये बात बताई गई है। इसमें कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, केवल एक, भारत का एक क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं आपको ताकि हमारा समय कुछ बचे भी। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, प्लस 7 अन्य क्या होंगे, न्यायाधीश होंगे। यानी जब हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था भाई, 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू, सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया, और सर्वोच्च न्यायालय ने काम करना शुरू किया 2 दिन बाद में। कार्य शुरू कब किया, 28 जनवरी 1950। तो 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने काम करना शुरू कर दिया था। जब काम करना शुरू किया तो उस दिन भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या थी वो एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे। अन्य क्या थे, न्यायाधीश थे। और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे भाई, ये एक यहाँ पर मैंने अलग लिखा है और अलग ही लिखेंगे इनको, क्योंकि ये भारत के ही संपूर्ण भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो भारत के जो प्रथम CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम था हीरालाल जेकी सुंदराजन कानिया। हीरालाल जे कानिया के नाम से आपने पढ़ा होगा, मैंने इनका पूरा नाम बता दिया है, तो ध्यान रखें। तो क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 124(1) में कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। जब तक संसद, एक बात ये भी लिखी हुई है, जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या, जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती, इसका प्रावधान नहीं करती, तब तक सदस्य संख्या यही रहेगी, सदस्य संख्या
यही रहेगी। कि जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक सदस्य संख्या यही रहेगी। यही कौन सी? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश। तो ये बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। ये भी लिखी हुई है किसमें? 124(1) में। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत के सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आए। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय ने काम शुरू किया। उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे की सुंदराजन कानिया और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। उसके बाद में संसद ने समय समय पर सदस्य संख्या में क्या कर दिया भाई? वृद्धि कर दी। इसके लिए संसद ने विधेयक लाए और विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से सदस्य संख्या को क्या कर दिया? बढ़ा दिया समय समय पर। ये ध्यान रखें आप। सर्वोच्च न्यायालय एक अधिनियम ध्यान रखें आप। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण अधिनियम 1956। अब देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ तब 1+7 थे। तो यहाँ पर ये बात भी मैं लिख देता हूँ। संविधान लागू होने पर सदस्य संख्या कितनी थी? तो एक तो मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश, कुल कितने? 8 न्यायाधीश हुआ करते थे भारत के सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद में यहाँ कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक सदस्य संख्या यही रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण अधिनियम 1956 संसद के द्वारा क्या किया गया भाई? पारित किया गया। संसद द्वारा क्या किया गया? पारित। संसद द्वारा पारित किया गया और सदस्य संख्या में क्या कर दिया? बदलाव कर दिया गया 1956 में। और सदस्य संख्या हो गई 1+10। कितनी हो गई? 1+10 हो गई। यानी एक मुख्य न्यायाधीश, 10 अन्य न्यायाधीश। 1956 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 11 हो गई। उसके बाद में इसमें समय समय पर परिवर्तन किया गया। तो आप यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रख लें। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण संशोधन अधिनियम इसमें बदलाव किया गया 1960 में। कब? 1960 में। और इसमें जो सदस्य संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 1+13। 1960 में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 1+13। इसमें फिर बदलाव किया गया 1977 में। 1977 में 1+17 कितने हो गए? 18। उसके बाद में 1986 में और बदलाव किया गया 1+25। कुल न्यायाधीश कितने हो गए? 26। इसके बाद में 2009 में बदलाव किया गया 1+30। और उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019, इसमें न्यायाधीशों की संख्या 1+33। वर्तमान में कितने हैं भाई? 34। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है वर्तमान में। यह आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। इस प्रकार से समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया था। 60 में 1956 में फिर बढ़ाकर 1+10 कर दी गई। 60 में 1+13 कर दिया गया। 1977 में 1+17 कर दी गई। 1986 में 1+25 कर दी गई। 2009 में 1+30 कर दी गई और 2019 में 1+33 कर दी गई। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है, जिसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है भाई। उसके बाद में आगे देखते हैं हम न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला जो पॉइंट आता है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद
124(2) में ये बात है, अनुच्छेद 124(2) में ये बात बताई गई है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में ये कहा गया है भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह की बजाय यहां पर परामर्श शब्द लिखें। भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अन्य न्यायाधीशों की क्या करेगा? नियुक्ति। अन्य न्यायाधीशों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। अब यहां पर एक शब्द आ गया भाई, कौन सा? परामर्श शब्द। कौन सा आ गया? परामर्श शब्द आ गया। परामर्श का मतलब क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 124(2) में किया गया है। यहाँ कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके अन्य न्यायाधीशों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। अब परामर्श का मतलब क्या है? परामर्श शब्द में एक तरह से अस्पष्टता है भाई, स्पष्ट नहीं है कि परामर्श। इसकी व्याख्या में भी आगे 4 जज केस आएंगे, न्यायाधीश केस, उसमें देखेंगे हम परामर्श शब्द की अस्पष्टता। यहाँ पर आपको नजर आएगी कि परामर्श का मतलब है क्या, विचार विमर्श है, सहमति है, क्या है। तो परामर्श शब्द की अस्पष्टता के कारण जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, CJI की जो नियुक्ति करता है, कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, सॉरी। तो CJI की नियुक्ति में वरिष्ठता को क्या बनाया गया? आधार बनाया गया 1950 से। क्या किया गया? 1950 से वरिष्ठता को क्या किया गया? आधार बनाया गया कि जो सबसे वरिष्ठ होगा वही भारत का क्या बनेगा? मुख्य न्यायाधीश बनेगा। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यानी भारत का राष्ट्रपति वरिष्ठता के आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। यानी जिसको सर्वोच्च न्यायालय में एक लंबा समय हो गया हो, काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा वरिष्ठ हो गया हो, उसको भारत का क्या बनाएगा? मुख्य न्यायाधीश बनाएगा। कौन? राष्ट्रपति। ये 1950 से एक तरह से परंपरा चल पड़ी। क्या हो गई भाई? परंपरा, कि जो सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ है वही भारत का क्या बनेगा भाई? मुख्य न्यायाधीश बनेगा। क्योंकि परामर्श शब्द में किसी भी प्रकार की कोई स्पष्टता नहीं थी। तो परामर्श शब्द की अस्पष्टता के चलते 1950 से वरिष्ठता के आधार पर भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की क्या करता है? नियुक्ति करता है। और इसका 2 बार उल्लंघन हुआ है। इसका 2 बार क्या हो चुका है आज तक? उल्लंघन। इसको तोड़ा गया है, वरिष्ठता की परंपरा को। क्यों तोड़ा गया? इसके कारण है भाई, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। उस समय एक भारत में बड़ा मामला आया था, केशवानंद भारती मामला। उसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7-6 से फैसला दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ। और उसमें फैसला देने वाले जो कुछ प्रमुख न्यायाधीश थे, उसमें SM सीकरी साहब जो फैसले के अगले दिन रिटायर हो जाएंगे, KS हेगड़े साहब, सेलेट साहब, ग्रोवर साहब, ये फैसले देने वालों में प्रमुख थे। तो वरिष्ठ होते हुए उनकी वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया। और 1973 में, कब? 1973 में 26 अप्रैल 1973 को वरिष्ठता की परंपरा का उल्लंघन करते हुए अजीत नाथ रे को भारत का क्या बनाया गया? मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। जबकि इनसे आगे 3 न्यायाधीश थे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की दौड़ में अग्रणी थे, वरिष्ठ थे। तो 26 अप्रैल 1973 को अजीत नाथ रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे VV गिरी। किसने बनाया भाई? राष्ट्रपति VV गिरी ने। क्योंकि जो फैसले के विरोध में थे,
जो 6 न्यायाधीश थे उनमें सबसे जो वरिष्ठ थे वो कौन थे? अजीत नाथ रे। और इंदिरा गांधी ने फिर 1973 में अजीत नाथ रे को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। इसका दूसरी बार भी उल्लंघन हुआ, वो भी इंदिरा गांधी के समय ही हुआ, 1977 में। कब हुआ भाई? 1977 में। और 1977 में किसको बनाया गया? HR खन्ना के स्थान पर जो बनने वाले थे, HR खन्ना बनने वाले थे, लेकिन इनकी वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया और MH बेग, हमीदुल्ला बेग को भारत का क्या बनाया गया? मुख्य न्यायाधीश। MH बेग को क्या बनाया गया भाई? मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और ये बनाया किसने? राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने। फखरुद्दीन अली अहमद। तो मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे किस प्रकार से भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके आधार पर होती है भाई? वरिष्ठता के आधार पर होती है। 1950 से वरिष्ठता को परंपरा बनाया गया था, लेकिन इसको 2 बार तोड़ा गया। 1973 में वरिष्ठ न होते हुए भी वरिष्ठता की परंपरा का उल्लंघन करते हुए अजीत नाथ रे को राष्ट्रपति VV गिरि ने भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया था। और दूसरी बार तोड़ा गया, ये भी इंदिरा गांधी के समय ही, 1977 में HR खन्ना के स्थान पर MH बेग को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत का क्या बनाया? मुख्य न्यायाधीश बनाया। तो आप देख रहे हैं भाई परामर्श जो शब्द है। अब आगे परामर्श शब्द की जो अस्पष्टता है, परामर्श शब्द की अस्पष्टता को व्यक्त करने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने 4 निर्णय दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में कितने निर्णय दिए भाई? 4। अब न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो किसके आधार पर हो जाएगी? वरिष्ठता के आधार पर हो जाएगी। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से परामर्श करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो ये कोई तय नहीं था। परामर्श में अस्पष्टता के कारण विवाद हुए और उसके पश्चात भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसके संदर्भ में 4 निर्णय दिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने निर्णय दिए? 4 निर्णय दिए थे। 4 निर्णय दिए, उसमें पहला निर्णय आप लोग देखें। पहला कौन सा था? नंबर 1 पर फर्स्ट जज केस, प्रथम न्यायाधीश निर्णय। प्रथम न्यायाधीश निर्णय। प्रथम न्यायाधीश निर्णय, ये 1982 की बात है। SP गुप्ता बनाम भारत संघवाद। तो प्रथम न्यायाधीश निर्णय यानी फर्स्ट जज केस कह सकते हैं आप, अंग्रेजी में ध्यान रखें तो फर्स्ट जज केस 1982। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, SC का क्या निर्णय आया? सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि परामर्श का अर्थ विचार विमर्श से है, न कि सहमति से। न कि सहमति से। ये ध्यान रखेंगे। प्रथम जज केस में, फर्स्ट जज केस में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय आया 1982 में कि परामर्श शब्द का जो अर्थ है वो क्या है भाई? एक तरह से विचार विमर्श है, न कि कोई सहमति है। ठीक है, या इसको यूं कह सकते हैं, परामर्श शब्द का अर्थ विचारों के आदान प्रदान से है। विचारों के आदान प्रदान से है। ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो पहले निर्णय में केवल परामर्श शब्द का जो शब्द बताया, अर्थ बताया सर्वोच्च न्यायालय ने, वो बताया कि विचारों का आदान प्रदान या विचार विमर्श।
न कि सहमति, यानी सहमति नहीं मानी परामर्श को, केवल विचार विमर्श, आदान प्रदान विचारों का माना। अब देखिए दूसरा सेकंड जज केस। सेकंड जज केस, न्यायाधीश निर्णय। उन्नीस सौ तिरानवे। अब देखिए सेकंड जज केस में भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से एससी से सुप्रीम कोर्ट से परामर्श शब्द की व्याख्या करने हेतु सलाह मांगी। करने हेतु क्या मांगी? सलाह मांग सकता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कि ये परामर्श शब्द है, इसका वास्तविक रूप है क्या, इसका मतलब क्या होता है। उसके पश्चात सलाह मांगी तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन है भाई, ये काम करती है एसोसिएशन, उसकी मांग पर सर्वोच्च न्यायालय ने ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जो वाद था, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर क्या निर्णय दिया? एससी का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य वरिष्ठ क्या निर्णय दिया? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति की सलाह के अनुसार करेगा। ये लिखित प्रमाण देगी दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति, किसको? मुख्य न्यायाधीश को, और मुख्य न्यायाधीश फिर किसको सौंपेगा? भारत के राष्ट्रपति को। तब जाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या होगी भाई? नियुक्ति होगी। यह आपको ध्यान में रखना है। इस व्यवस्था को कॉलेजियम प्रणाली क्या नाम दिया गया? कॉलेजियम प्रणाली नाम दिया गया, कॉलेजियम व्यवस्था कहा गया। तो भारत में कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? 1993 से। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी सेकंड जज केस में 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जो वाद था, उस वाद में भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा, परामर्श शब्द की व्याख्या करने हेतु सलाह मांगी, और इस वाद में फिर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार से नियुक्ति कर सकता है। तो कॉलेजियम व्यवस्था इस प्रणाली को, इस प्रकार का जो एक आधार बना, प्रारूप बना,
इसको कॉलेजियम प्रणाली के नाम से जाना गया। इसकी शुरुआत कब से हुई? 1993 से हुई। अब देखिए फर्स्ट जज केस में जो मामला, जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, उसमें कहा था कि परामर्श शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? विचार विमर्श होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, न कि सहमति। लेकिन दूसरे जज केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले को पलटते हुए इसमें परामर्श शब्द को सहमति के रूप में क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। परामर्श शब्द को किसके रूप में परिवर्तित कर दिया भाई? सहमति के रूप में। परामर्श शब्द को सहमति के रूप में क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। किसने? सर्वोच्च न्यायालय। ये था आपका दूसरा जज केस। उसके बाद में आता है तीसरा थर्ड जज केस। उन्नीस 1998, और इसमें सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की मांग पर सर्वोच्च न्यायालय ने एससी का निर्णय, एससी का क्या निर्णय आया? एससी का निर्णय आया भी कॉलेजियम प्रणाली जो थी उसमें थोड़ा बदलाव कर दिया गया। कॉलेजियम में क्या किया गया? बदलाव। तीसरा जो न्यायाधीश निर्णय था 1998 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? उसमें निर्णय दिया कि राष्ट्रपति एससी के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं 4 न्यायाधीशों की समिति की सलाह है, लिखित सलाह है के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ, यहाँ वरिष्ठ शब्द भी ध्यान रखें भाई, 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति की सलाह के अनुसार करेगा, ये ध्यान में रखना है। पहले समिति में कितने थे भाई? 2 वरिष्ठ न्यायाधीश थे। अब समिति में तीसरे जज केस में कितने आ गए? 4 वरिष्ठ न्यायाधीश आ गए। अब इनमें ये कहा गया कि 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों में 2, इसमें जो 2 हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होना जरूरी, वरिष्ठ न्यायाधीश होना जरूरी। 4 में से जो 2 न्यायाधीश हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होना क्या है? जरूरी है। ये भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कहा कि, और ये भी कहा कि 2 न्यायाधीश सहमति देने के विरोध में है, सहमति देने के विरोध में है तो CJI परामर्श नहीं दे सकता। थोड़ी चीजें जटिल हैं, कोई मुश्किल चीजें नहीं है, बस पहले वाली जो चीजें हैं उसमें थोड़ा बदलाव हो रहा है बस। जो पहला जज केस था 1982, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया भाई? निर्णय दिया कि परामर्श जो शब्द है उसका मतलब विचार विमर्श से है, विचारों के आदान प्रदान से, सहमति से नहीं है। दूसरे में फिर क्या दिया? दूसरे में ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की मांग पर यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश उसकी समिति की जो सलाह है उसके अनुसार करेगा।
इसको कॉलेजियम प्रणाली कहा गया, व्यवस्था कहा गया। परामर्श शब्द को की जो व्याख्या थी पहले वाले केस में कहा था उसको पलट दिया और इसमें कहा सहमति। सहमति हो गई भी, यहाँ पर सहमति के अनुरूप ही काम करेगा राष्ट्रपति। तीसरे जज केस में फिर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, कॉलेजियम में थोड़ा सा बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की जो समिति है उसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति करेगा। इसमें 4 में 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होना जरूरी है और 4 में से अगर 2 न्यायाधीश सहमति देने के विरोध में हो तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है ऐसा परामर्श नहीं दे सकता। ये यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है भाई। तो परामर्श की जो प्रक्रिया है, परामर्श प्रक्रिया के लिए इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये भी कहा कि परामर्श की प्रक्रिया के लिए न्यायाधीशों के सम्मिलित परामर्श की आवश्यकता होती है, यानी सारे मिलकर परामर्श करेंगे और उसके पश्चात परामर्श देंगे तो ही परामर्श शब्द का जो वास्तविक अर्थ है होना चाहिए वो निकलकर सामने आएगा। तीसरे जज केस में सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय आया भाई। और उसके बाद में फोर्थ जज केस, फोर्थ जज केस, फोर्थ जज केस चौथा जो न्यायाधीश मामला है इसको हम समझते हैं भाई। ये बात है 2015 की। कब की बात है? 2015 की। अब सबसे पहले हम समझते हैं फोर्थ जज केस 2015 में किस प्रकार से आया। तो देखिए 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने जो कॉलेजियम प्रणाली है इसमें बदलाव करने के उद्देश्य से भारत के संविधान में संशोधन किया। 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन किया गया। 121वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था इसके लिए 2014 में। 99वां संविधान संशोधन 2014, इसके अंतर्गत क्या किया गया? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 124 ए जोड़ा गया, अनुच्छेद 124 बी जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में अनुच्छेद ए जोड़ा गया, अनुच्छेद बी जोड़ा गया और अनुच्छेद ए में जो कॉलेजियम प्रणाली थी उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कॉलेजियम प्रणाली को क्या कर दिया? समाप्त। समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको NJSC के नाम से जाना जाता है, का गठन कर दिया। कहने का मतलब मोदी जी सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार आई तो 2014 में 99वां संविधान संशोधन कर दिया और जो कॉलेजियम प्रणाली चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे, किस प्रकार से नियुक्ति होगी, उस व्यवस्था को बदलने के लिए मोदी जी ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का गठन कर दिया। कब? 2014 में 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा अनुच्छेद 124 में अनुच्छेद 124 ए जोड़ा गया, बड़ा ए है इसका मतलब नया जोड़ा है, अनुच्छेद 124 बी। इसमें ए में तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन और बी में इसके कार्यों का उल्लेख किया जाना था। और ये जो प्रावधान था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसका प्रावधान 1 जनवरी 2015 से लागू कर दिया। प्रावधान कब से लागू कर दिया? 1 जनवरी 2015 से लागू कर दिया। और फिर इसको क्या दी गई भाई? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा। कब? 2015 में। और जब चुनौती दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने, एससी ने 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन किया। 5 न्यायाधीशों की क्या गठित की? संविधान पीठ।
संविधान पीठ का क्या किया, गठन किया। और इस 5 न्यायाधीशों की जो संविधान पीठ थी उसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कर रहे थे। मुख्य न्यायमूर्ति J.S. खेहर। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित कर दी और इसकी अध्यक्षता किसको दे दी भाई, मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस J.S. खेहर को दे दी। ये भारत की 44वीं CJI थे भाई, ये भी ध्यान रखेंगे, 44वें भारत के क्या थे, CJ थे। और भारत के प्रथम सिख CJI, प्रथम सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, जस्टिस J.S. खेहर थे। ये 2 तथ्य साथ में ध्यान में रख लेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायमूर्ति J.S. खेहर कर रहे थे। और इसने फिर इस संविधान पीठ ने फिर 16 अक्टूबर 2015 को क्या दिया भाई, निर्णय दिया। क्या दिया, निर्णय दिया। और इस निर्णय में 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अनुच्छेद 124A, अनुच्छेद 124A, अनुच्छेद 124B, इन सभी को क्या कर दिया भाई, असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। मेरी बात समझ गए होंगे आप। यानी कोलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 99वां संविधान संशोधन 2014 की कर दिया गया था। कोलेजियम प्रणाली समाप्त कर दी गई, उसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में अनुच्छेद 124A और अनुच्छेद 124B जोड़ा गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के जो प्रावधान थे वो 1 जनवरी 2015 से लागू हो गई। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन किया। मुख्य न्यायमूर्ति J.S. खेहर के नेतृत्व में ये संविधान पीठ गठित की गई थी। इनके बारे में 2 फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, भारत के 44वें CJI और भारत के प्रथम सिख CJI। 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि 99वां संविधान संशोधन 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अनुच्छेद 124A, अनुच्छेद 124B क्या है भाई, अवैध है। इनको क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक घोषित कर दिया। और क्या कहा अपने निर्णय में, अपने निर्णय में कहा, निर्णय में ये बात भी कही कि NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की कार्यप्रणाली न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप है। न्यायपालिका में कार्यपालिका का क्या है, हस्तक्षेप है। यह संविधान की आधारभूत संरचना, संविधान की आधारभूत संरचना को क्षति पहुंचाता है, नुकसान करता है। इसलिए NJAC को समाप्त कर
समाप्त कर कॉलेजियम प्रणाली को लागू किया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली को लागू किया जाता है। और अगर कॉलेजियम प्रणाली का कोई विरोध करता है, कॉलेजियम प्रणाली का अगर कोई विरोध करता है तो उसके ऊपर न्यायिक अवमानना, किसका केस दर्ज होगा? न्यायिक अवमानना का मामला दर्ज होगा। ये लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की कार्यप्रणाली न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप है। यह संविधान की आधारभूत संरचना को नुकसान करता है, क्षति पहुंचाता है। इसलिए एनजेएससी को समाप्त करके कॉलेजियम प्रणाली को पुनः लागू किया जाता है। अगर कॉलेजियम प्रणाली का कोई विरोध करता है तो उसके ऊपर न्यायिक अवमानना का क्या होगा? केस दर्ज होगा, मामला दर्ज होगा। तो ये बातें आप लोगों ने पढ़ ली भाई। फोर्थ जज केस कब आया? तो फोर्थ जज केस कब आया भाई? 16 अक्टूबर 2015 को आया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को समाप्त कर दिया और कॉलेजियम प्रणाली को पुनः क्या कर दिया? लागू कर दिया। सीधी सी बात आपको ये ध्यान में रखनी है। कॉलेजियम प्रणाली पुनः क्या हो गई? लागू हो गई थी। तो फिलहाल के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें हम सर्वोच्च न्यायालय के आगे की कार्यप्रणाली देखेंगे। धन्यवाद।